गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये गूगल क्लासरूम पे ना मैंने क्वेश्चन दिए थे, ये मिल गए सबको? सर आवाज कम आ रही है, मैं सर तेज बोल लूं सर प्लीज। अब आ रही है? हाँ अब अच्छी आ रही है सर। ठीक है बेटा, देखो गूगल क्लासरूम पे ना एक वो शेयर किए थे क्वेश्चंस सेकेंड यूनिट के प्रैक्टिस के लिए, मिल गए थे सबको? सेकंड यूनिट के होंगे ना क्वेश्चन, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया था, मेल आया होगा ना सबके पास, लिंक आ गया होगा। हाँ यूनिट 2 ना, यस सर, न्यू यस। असाइनमेंट वाले। हाँ, हाँ यस सर, यस सर। तो देखो ये करने खुद है, मैं फटाफट बता रहा हूँ कैसे करने फॉर्मूले, ठीक है? जिसको डाउट होगा हैंड रेज, जिसको डाउट होगा हैंड रेज करेगा, बीच में नहीं बोलेगा बेटा कोई भी, ठीक है? ओके। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। नहीं देखो बेटा पहला क्वेश्चन, हाउ मच पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन आर दिस। तो हमें देखो क्या दे दिया, हमें वोल्टेज दे रखी है और करंट इक्वेशन दे रखी है, हमें पावर निकालनी है, ठीक है? तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वी आई। यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है तो क्या हो जाएगा? ई आई, ठीक है? ई की वैल्यू ये हमें दे दी और आई की वैल्यू हमें ये दे दी। सिंपल इन दोनों क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 इंटू में 42.5 कितना आया? 6800। तो ये हमारा हो जाएगा 6800। अच्छा नेक्स्ट, साइन इंटू में साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 314t। तो वो कह रहा था कि हमारी पावर कितनी आई, तो पावर कितनी आई बेटा? 6800। पावर कितनी आई हमारी? 6800, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो कभी भी इसमें ना इंग्लिश नहीं पढ़नी, खाली वैल्यू देखना, वैल्यू से पता लग जाएगा क्या दे रखा है और क्या निकालना है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, ओम। ओम मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी आर। मिली हेनरी मतलब इंडक्टर दे दिया, वोल्टेज दे दी, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा। हमें क्या निकालना है? हमें इनपुट करंट निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, दोनों के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस भी और इंडक्टर के अक्रॉस भी। देन हमें पावर फैक्टर निकालना है और रियल पावर निकालनी है, ठीक है? देखो सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी हमें? एक्सेल। सबसे पहले निकालेंगे एक्सेल। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई न्यू और एल। 2 की वैल्यू पता है बेटा, पाई की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, एल भी दे दी है, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट, अब क्या निकलेगा? इम्पीडेंस। अब एक्सएल भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो जेड का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर दे रखा है, एक्सएल हमने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से हमारा जेड निकल जाएगा बेटा। जब जेड निकल जाएगा तो वहां से हमारा करंट निकल जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। जेड ये ऊपर से निकल गया, वी हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो फर्स्ट पार्ट निकल गया इनपुट करंट। सेकंड पार्ट में पूछ रहा था वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, तो वोल्टेज ड्रॉप पहला रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू आई आर। आई हमने निकाल लिया बेटा, यहाँ पे आई हमने निकाल लिया और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। सेकंड में कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या हो जाएगा? आई एक्सएल। आई एक्सएल, आई हमने यहां से निकाल लिया दोबारा और एक्सएल हमने यहां से निकाल लिया था बेटा, निकल जाएगा। थर्ड में बोल रहा है पावर फैक्टर निकालना है। थर्ड पार्ट में पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? आर बाई जेड। कॉस फाई निकालना है, क्या होती है? आर बाई जेड। रेजिस्टेंस हमें दे रखा था इंडक्ट, और आर की वैल्यू पता थी, जेड हमने निकाल लिया, तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। लास्ट में बोल रहा था रियल पावर। रियल पावर क्या होती है बेटा? रियल पावर का फॉर्मूला होता है हमारा वी आई कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू यहां से निकल गई, आई की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, और वोल्टेज हमें दे रखी थी, ठीक है बेटा? तो सारे हमारे यहीं से सारी वैल्यूज निकल जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। आंसर मैंने साथ में दे रखे ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओ। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, एक कोइल, उसका रेजिस्टेंस दे दिया बेटा, ड्रॉन अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, करंट दे दिया, यहाँ पे हमारी वोल्टेज दे दी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या निकालना है, रिएक्टिव पावर निकालनी है इसमें। तो रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। कंफ्यूज मत होना, रिएक्टिव में आता है साइन और रियल पावर में आता है कॉस। ठीक है, तो देखो अब हमें वोल्टेज यहाँ पे दे दी है, ठीक है, आई कैसे निकलेगा, वी बाई जेड। पहले करंट कैसे निकलेगा, वी बाई जेड बेटा, वी बाई जेड निकल जाएगा। अच्छा अब सॉरी, करंट तो हमें दे दिया इसमें 5 एम्पियर है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी जेड की वैल्यू यहाँ से, जेड इज इक्वल टू वी बाई आई। तो वोल्टेज दे दी 100 वोल्ट, करंट दे दिया 5 एम्पियर, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी। जेड पता लग गया। अब हमें पता है cos फाई क्या होता है बेटा, आर बाई जेड, आर बाई जेड। तो हमें आर भी पता है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, जेड हमने यहाँ से निकाल लिया, तो आर भी पता है, जेड भी पता है, यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकल जाएगी। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल के हमें पुट कर देंगे। आई हमें दे रखा था, वी हमें दे रखा था, यहाँ से हमारी रियल पावर निकल जाएगी, रिएक्टिव पावर। इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो एक रजिस्टर दे रखा है, एक इंडक्टर दे रखा है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, एसी। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है बेटा एसी, सेकंड पार्ट करंट दे दिया, एंगल पावर फैक्टर दे दिया, इंडक्टर की वोल्टेज दे दी। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड द रजिस्टर एंड द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसमें, सेम फर्स्ट पार्ट देखो, हमें वोल्टेज दे दी 240, करंट दे दिया 3 एम्पियर, तो Z निकल जाएगा बेटा, कैसे निकल जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई जेड, आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। तो Z क्या होता है बेटा, V बाई आई, V कितना है 240, I कितना है 3, तो Z कितना निकल जाएगा 80। तो यहाँ से हमने Z की वैल्यू निकाल ली 80। ठीक है, अब सेम पावर फैक्टर वाला फॉर्मूला, फेज एंगल कितना दे रखा है 37, फाई की वैल्यू दे दी है 37 डिग्री। ठीक है, अब देखना, अब इसमें एक चीज समझना, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं मैं इस क्वेश्चन का, तो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, ये हमारा रेजिस्टेंस था आर, इसके साथ साथ हमने एक रेजिस्टेंस और लगा दिया एक इंडक्टर के साथ, ये बेटा हमारा डायग्राम। तो ये हो गया आर, ये था एल, साथ में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया उसने आर 1। तो ये जो कॉम्बिनेशन किसका बन गया, आर प्लस एल का, और एक आर अलग है। तो देखो वही कह रहा है, हमें रेजिस्टर निकालना है मतलब आर निकालना है, फिर रेजिस्टेंस मतलब आर 1 निकालना है, और रिएक्टेंस मतलब एक्स एल निकालना है। ठीक है, तो देखो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, आर प्लस आर 1। ठीक है, अब आर 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो अब हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, जेड cos फाई के बराबर होता है। ये कहां से आया बेटा, क्योंकि हमारा जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर 1 डिवाइडेड बाय जेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, आर प्लस आर 1, जेड cos फाई क्या आ गया, आर प्लस आर 1 के बराबर आ गया, फाई की वैल्यू हमें दे रखी 37, तो यहाँ से आर प्लस आर 1 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट, अब इंडक्टर की केस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू जेड कोस फाई, एक्सएल इज इक्वल टू जेड सॉरी साइन फाई, इंडक्टर है ना, साइन फाई। ठीक है, अब फाई दे रखा है, साइन पता है, जेड पता है, यहाँ से एक्सएल की वैल्यू निकल जाएगी, निकल गई। अब हम इम्पीडेंस निकालेंगे बेटा, Z1, Z1 कैसे निकलेगा, V1 अपॉन में आई, V1 अपॉन में आई, I1 क्यों नहीं आया, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट क्या रहेगा तीनों में सेम,
तो V1 अपॉन में I। ठीक है, V1 कितना निकला हमारा, कितना दे रखा है 171, गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ये रहा। वोल्टेज दे रखी थी 171, करंट कितना निकला था, करंट भी गिवन है क्वेश्चन में 3 एम्पियर। तो Z1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकली 57। तो वहां से हमारा एक्सएल आ जाएगा। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना था टोटल, तो टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस X1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा R1 निकल जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया, Z क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही होता है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, एक्सेल को इधर ले आया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है एक 500 वोल्ट है, लैंप है, मतलब पावर दे दी, 4 एम्पियर करंट दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया यूनिटी, इंडक्टेंस निकालना है चौक कॉइल का। कब, जब 1 एम्पियर हम लोग काम कर रहे हैं 250 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो देखो बेटा, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई। अब देखो पावर भी दे दी और आई भी दे दिया, यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगी, वोल्टेज निकल गई। अब वोल्टेज किसकी बात कर रहा है, इंडक्टेंस के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, आई एक्सएल। क्या होता है आई एक्सएल, ठीक है, एक्सएल का फॉर्मूला डाल देंगे, क्या होता है 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू एल। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप भी पता है, आई भी पता है, पाई की वैल्यू पता है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू पता है, यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। सिर्फ यहाँ से क्या करना है, एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ फॉर्मूले यूज करने हैं बेटा इसमें, और कुछ नहीं है। एक चोक कॉइल दे दी, करंट दे दिया 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट, अच्छा डीसी सप्लाई। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, डीसी। सेकंड पार्ट में करंट दे दिया, वोल्टेज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, कौन सी सप्लाई बोल रहा है, एसी। एक फर्स्ट में बोल रहा है डीसी, दूसरे में बोल रहा है एसी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अगर डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी वोल्टेज डीसी करंट निकल जाएगा। जब एसी की बात कर रहे हैं तो इम्पिडेंस बन जाएगा वी ए सी अपॉन में आई ए सी। वी भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस जैसे पिछले वाले में निकाला था, एक्सएल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है ना, वहां से एक्सएल की वैल्यू निकाल ली बेटा। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, पावर निकालनी है कोइल की। पावर कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई दे दिया, वैल्यू पुट करेंगे, रेजिस्टेंस पता है। तीसरे पार्ट में बोल रहा है पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड, आर भी पता है, जेड भी पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन देखो बेटा, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्या क्या दे दिया, एक सीरीज आरसी सर्किट दे दिया। ठीक है, एक सीरीज सर्किट दे दिया आरसी का, उसमें पावर दे दी 7000 वोल्ट, ये हमें पावर दे दी, वोल्टेज दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। और वो कह रहा है वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी है 130 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है और इंपीडेंस निकालना है, सारे फैक्टर्स निकालने हैं। सिर्फ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं बेटा। सबसे पहले देखो पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, आर बाई जेड। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, आर बाई जेड, ध्यान से देखना। पावर फैक्टर होता है हमारा कोस फाइव आर बाई जेड। हम क्या करेंगे, हम इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और आई से ही डिवाइड कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि क्या बन गया बेटा, आर आई, आर इंटू में आई क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, जेड आई क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंपीडेंस। अब क्वेश्चन में देखो वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट,
सॉरी टोटल वोल्टेज मतलब इम्पीडेंस वोल्टेज दे दी VZ 200 और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितनी दे रखी थी 130 मतलब VR। तो यहाँ से हमारा पावर फैक्टर निकल जाएगा बेटा। जब पावर फैक्टर निकल गया तो हमें पता पावर का क्या फॉर्मूला होता है VI cos phi। ठीक है, तो अब देखो P की वैल्यू दे दी पावर 7000 वोल्ट, पावर की वैल्यू हमें दे दी। नेक्स्ट आओ वोल्टेज दे दी इम्पिडेंस वाली 200, cos phi की वैल्यू ऊपर निकाल ली। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा करंट की। जब करंट निकल गया तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करंट का क्या फॉर्मूला बन जाता है, अगर आर की बात करूं तो आर क्या होगा VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइड बाय आई। यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली जेड की वैल्यू निकालने को तो क्या हो जाएगा VZ बाय आई। अब VR भी हमें गिवन है, VZ भी गिवन है, आई हमने यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल के पुट करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस निकालना है। ये कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बेटा, अब इसमें इंडक्टर तो है नहीं, इस केस में खाली कैपेसिटर है, तो जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स सी की वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके क्या निकल जाएगी एक्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जब यहाँ से एक्स सी निकल जाएगा तो हमें पता है एक्स सी क्या होता है बेटा 1 में 2 पाई न्यू सी, 2 पाई न्यू सी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पाई की वैल्यू पता है एक्स सी निकल गया, तो यहाँ से हमारा सी निकल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल हैव अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑन, फ्रीक्वेंसी दे दी बेटा इक्वल टू 60 हर्ट्ज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इतना हेनरी इंडक्टर। देखो क्या कह रहा है, ये कौन सी कंडीशन आ गई रेजोनेंस कंडीशन। कैपेसिटेंस भी निकालना है और इंडक्टर भी, कब जब दोनों क्या है इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन होती है बेटा XC इज इक्वल टू XL रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, XC का फॉर्मूला ही पता है, XL का फॉर्मूला ही पता, दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, C की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैपेसिटर दे दिया 5 माइक्रोफैराडे इन सीरीज विद अ वेरिएबल इंडक्टर ऑफ, वोल्टेज दे दी बेटा, फ्रीक्वेंसी दे दी। ठीक है, ठीक है, अब वो बोल रहा करंट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट केस कब, जब वो लैग कर रहा है। सेकंड केस कब, जब वो लीड कर रहा है। तो ध्यान से देखना है बेटा, पहले अगर हमें रिएक्टेंस दे रखा है सर्किट का, तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी बाई आई। वी कितना दे दिया 20, आई कितना दे रखा है 2, तो एक्स निकल गया हमारा 10 ओम। नेक्स्ट कैपेसिटेंस रिएक्टेंस निकालना है एक्स सी, क्या होता है 1 में 2 पाई न्यू सी। अब देखो इसमें 2 भी पता है पाई भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी हमें 796 और सी भी पता है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो अब हमने एक्स भी निकाल लिया और एक्स सी भी निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फर्स्ट पार्ट, जब वो 2 एम्पियर करंट से लैग कर रहा है, तो जब लैग करेगा तो एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स सी। लैग कर रहा है मतलब पीछे, तो वैल्यू टर्म क्या होगी ज्यादा। जब वो बोलेगा लीड कर रहा है तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा एक्स सी, मतलब लीड कर रहा है मतलब एक्स की वैल्यू क्या है बड़ी है, एक्स सी माइनस एक्स, बस यही डिफरेंट है। तो जैसे तो हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमारी 10, एक्स की वैल्यू आएगी 40, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा 50 और इस केस में क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 30। दोनों केस में फिर हमने यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है बेटा। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक्सएल की क्या वैल्यू होती है 2 पाई न्यू एल, 2 पाई न्यू एल। लेग वाले में बड़े में से छोटा माइनस करना है, लीड में भी बड़े में से छोटा माइनस करना है, बस ये चेक करना बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। ठीक है, इतने क्वेश्चनों में किसी कोई डाउट है तो पूछो बेटा। लास्ट क्वेश्चन है 10th, ये देखो, ये पिछले साल ही पेपर में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने 5th क्वेश्चन कराया था। इसमें वो कह रहा है हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस जोड़ा
एक कोयल जोड़ी, ये हमारा R हो गया, ये हमारा L हो गया। साथ में हमने फिर एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ दिया R1 और फिर एक कैपेसिटर जोड़ दिया। RLC होता है ना, तो R भी है, L भी है और C भी है। हमने एक R1 बेटा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस दे दिया 12 ओम, इंडक्टेंस भी दे दिया, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस 20 ओम, सेकंड वाला भी दे दिया, लॉस फ्री, ठीक है, कैपेसिटर भी दे दिया, सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज भी दे दी, फ्रीक्वेंसी भी दे दी। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कॉइल और ये, अब ये क्या बन गई हमारी कॉइल, आर और एल को मिला के क्या कहते हैं बेटा, कॉइल। तो ये हमारी कॉइल बन गई। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है इस कॉइल के अक्रॉस और इस कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। अब हमें पता है टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R1। तो एक रेजिस्टेंस दे रखा है 12, एक दे रखा है 20, तो टोटल कितना हो गया बेटा 32। तो एक्सएल निकल जाएगा, एक्सएल होता है हमारा 2 पाई न्यू एल। 2 भी पता है, पाई भी पता है, न्यू भी दे दिया, एल भी दे रखा है, एक्सएल भी निकल गया। एक्सी निकाल लेंगे सिमिलरली, 1/2 पाई न्यू सी, सब कुछ दे रखा है, 2 भी पता है, पाई भी पता है, न्यू भी पता है, सी भी पता है, निकल गया। नेक्स्ट देखो, एक्सएल एक्सी निकाल लिया। अब फर्स्ट पार्ट, अब हमने पहले R निकाल लिया, फिर XL निकाल लिया और फिर हमने XC निकाल लिया। तो अब इम्पीडेंस निकल जाएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, Z की। जब Z की वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू V बाई Z। इसमें किसी को डाउट, सिंपल फॉर्मूले हैं बेटा बस। अब फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, इम्पीडेंस निकालना था कोइल का। कोइल में क्या दो चीजें आती हैं, कौन कौन सा, आर और एल। तो फॉर्मूला बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, निकल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप निकालनी थी, क्या निकल जाएगी, आई जेड सी। जब वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटेंस के अक्रॉस निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, आई जेड सी, एल था, निकल जाएगा। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, आर बाई जेड, आर भी निकाल लिया, जेड भी पता है। तीसरे में कह रहा है पावर कंज्यूम निकालनी है। पावर कंज्यूम क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। वी भी पता है, आई भी पता है, कॉस फैक्टर भी हमने वहां से निकाल लिया। इसमें किसी बच्चे को डाउट, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ये सी, दिस इज आर R1। ठीक है बेटा, सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था ये सारे फॉर्मूले की पीडीएफ होगी आपके पास? नहीं बेटा, फॉर्मूले की पीडीएफ तो नहीं होगी मेरे पास। फॉर्मूले हैं कितने, 4-5 तो फॉर्मूले हैं। तो ठीक है, बुक के अंदर से मार्क कर लेना। हाँ, बुक के अंदर से मार्क कर लो। चलो ओके सर, थैंक्स। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने देखो सेकंड यूनिट से आप लोगों को जितना मैंने पढ़ा है ना उतना पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, मैंने एक असाइनमेंट दिया था, उसमें 9 क्वेश्चन थे, वो 9 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। और ये 10 क्वेश्चन दिए न्यूमेरिकल, ये किया है। ठीक है बेटा, इसी टाइप की न्यूमेरिकल आएंगे। और जो बेसिक मैंने करा है ना आरएलसी सर्किट वगैरह, वो आएगा। अच्छा, अब उसमें मैंने असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है। हाँ शिवम बेटा बोलो, हाँ शिवम बोलो। सर ये एक ऐसी शीट, ट्यूटोरियल शीट सर आप यूनिट 1 के लिए भी भेज सकते हो क्या सर प्लीज? यूनिट 1 में तो मैंने पहले ऑलरेडी करा तो रखे हैं बेटा तुम्हारे न्यूमेरिकल। नहीं नहीं वही सर, ना ऐसी सर, एक प्रैक्टिस के लिए हो जाए, प्रैक्टिस के लिए, जिनके पास बुक्स नहीं है ना। हाँ बुक्स नहीं है ना कई लोगों के पास, तो सर उससे हेल्प हो जाएगी थोड़ी। चलो मैं भेजता हूँ, क्लासरूम पे डाल दूंगा, आज तो नहीं कल तक डाल दो। ओके सर। ठीक है बेटा। सर उसमें वो भी देख लेना सर, वो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन वाले ना। हाँ ठीक है, वो इकट्ठे डाल दूंगा यूनिट 1 के सारे, ठीक है। ओके ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा।
सर एक बार सिलेबस अच्छी तरह से बता दीजिए, कंफ्यूजन हो रही है बहुत, जो भी आएगा सिलेबस में। देखो यूनिट 1 तो कंप्लीट आएगी बेटा, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट आएगी, उसमें मैंने एक टॉपिक नहीं कराया जे नोटेशन वाला, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। ओके सर। और सिंपल वे में बोलूं तो जितना मैंने पढ़ाया आपको उतना ही पढ़ना है। अब जैसे मैंने 10 क्वेश्चन कराए ना बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन 10 में से कोई क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब ये कि इस 10 टाइप का ही कोई क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। समझ रहे हो? सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो मेजरिंग डिवाइस कराया वो नहीं आ रहे ना? कौन से? नहीं नहीं, वो थर्ड यूनिट है, वो नहीं आ रही, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट आ रही है सिलेबस में बेटा, और सेकंड यूनिट से जिस भी टॉपिक में जे आ रहा है ना, एक ही टॉपिक है जे वाला, ओके सर, हाँ वो जी नहीं सर, पढ़ना, ठीक है। अब तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है सर, नो सर। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, जो हमारा वो था ना, क्या नाम है, असाइनमेंट दिया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि आरएलसी सर्किट इन सीरीज और पैरेलल दिया था, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस तो सर। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं और बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज में, ठीक है। तो जब हम आरएलसी को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। सीरीज रेजोनेंस बोले बेटा या फिर वोल्टेज रेजोनेंस बोले, एक ही बात है, ठीक है। और या फिर हम लोग बोले पैरेलल रेजोनेंस या फिर करंट रेजोनेंस, उसका मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होना, ये एक ही टॉपिक है, पैरेलल और करंट रेजोनेंस। सीरीज और वोल्टेज रेजोनेंस एक ही टॉपिक है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है, सेम चीज होती है। तो वो कह रहा है पहले हम पढ़ते हैं सीरीज में। तो सीरीज में क्या कहता है, हमने पढ़ रखा है सीरीज में क्या होता है बेटा, हम क्या करते थे, आर को, एक ये एल को और एक सी को पैरेलल में कनेक्ट कर देते थे। इस ये हमारा आर था, ये हमारा एल था, और ये फेजर डायग्राम हमने पढ़ा था ना। तो इसमें क्या होता था, हमारा वी आर और आई दोनों किस में होते थे बेटा, सेम फेज में, रजिस्टर के क्रॉस। इंडक्टर में क्या होता था, जो हमारी वोल्टेज थी वो 90 डिग्री आगे रहती थी, किससे, करंट से। थर्ड केस में क्या था, जो हमारी वोल्टेज थी वो 90 डिग्री पीछे रहती थी, किससे, करंट से। यही था ना बेटा। तो ये है हमारा वोल्टेज रेजोनेंस बोल लो या रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस बोल लो। सीरीज रेजोनेंस मतलब क्या है, हमने आर एल सी को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। तो ये हमारा हो गया सीरीज और वोल्टेज रेजोनेंस। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब इसमें छोटी सी चीज है वो देखो, हम ये सब हमने पढ़ रखा है, मैं खाली एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस में क्या होता था, रेजोनेंस में होता था कि एक्सएल किसके बराबर होता था बेटा, एक्सी के। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती थी कि एक्सएल किसके बराबर होगा, एक्सी के। एक्सएल का क्या फॉर्मूला होता था, 2 पाई न्यू एल। एक्सी का होता था 1 अपॉन में 2 पाई न्यू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली, क्या निकली, 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये हमारी होती थी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और उसको अगर ओमेगा की फॉर्म में चेंज करते थे तो ये होती थी हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें डाउट? पढ़ रखे ना रेजोनेंस कंडीशन? यस। अच्छा, एक छोटी सी देखो, अब वो कहता है हमें ना फेजर डायग्राम पढ़ना है। ये डायग्राम देखो, ये उसने 3 केस लिए। पहला केस, उसने 3 केस लिए। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि आरएलसी सर्किट में, ये आरएलसी एक सर्किट था, उस सर्किट में हमने क्या निकाली, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली एफ आर, की रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे निकाली, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो आप कहते हैं हमें फेजर डायग्राम बनाने किसके अकॉर्डिंग में, जब आरएलसी सीरीज में लगा हुआ था, अब विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस कंडीशन को कंसीडर करने के बाद। तो हमने फर्स्ट केस क्या माना, फर्स्ट केस माना हमने कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो लेस देन है, किससे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से, कम है। ये रहा फर्स्ट केस, क्या है, एक्सएल, अच्छा ये नहीं सॉरी, फर्स्ट केस हमने क्या माना कि जो हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, किससे, हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारा जो एक्सएल होता है ना, वो हमेशा कम होगा, किससे, एक्सी से। तो ये हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। सेकंड केस में हमने माना कि हमारे दोनों बराबर हैं, जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है बेटा और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो वो दोनों बराबर होंगी तो एक्सएल और एक्सी भी क्या होंगे, बराबर। मतलब वी और आई किस में हो गए बेटा, सेम फेज में। थर्ड केस में हमने माना कि जो हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम है और हमारी सिंपल वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो
ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल वाली मतलब इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम होगा। तो उसके हिसाब से हमने तीनों फेजर डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंस की तरह, इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह। ठीक है, और अगर हमारा जो जो सर्किट है उसमें अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो किस तरह रिएक्ट करेगा, कैपेसिटेंस की तरह। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज देखो, आपसे जो पेपर में सवाल आएगा तो वो बोलेगा एक्सप्लेन्स वोल्टेज रेजोनेंस या सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल तो इसमें हमने कर ही लिया फॉर्मूले पे, तो आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको स्टार्टिंग से पहले बताना है सीरीज या वोल्टेज रेजोनेंस होता क्या है, उसके बाद आपने उसको ये रेजोनेंस कंडीशन निकाल के दिखानी है, उसके बाद आपने ये तीनों के फेजर डायग्राम बना के दिखाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें आपसे पूछेगा कि कर्व बताओ, एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएलसी सर्किट इन सीरीज। ठीक है, तो कैसे करना है देखो, ध्यान से देखना है इस डायग्राम को। ये कहता है हमारे पास ना दो मेथड है करने के। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, एल और सी, एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, इन दोनों में से दोनों को एक साथ या किसी भी एक को वेरी करेंगे, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या रखेंगे, फिक्स, इसको फिक्स कर देंगे और इन दोनों को वेरी करेंगे। सेकंड मेथड उसने बोला फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और एल या सी को कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, उसने बोला इनके बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आर और एल और सी को वेरी करें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, पहला केस। दूसरा, एल और सी को फिक्स कर दें और फ्रीक्वेंसी को वेरी करें। ठीक है, तो हमने कौन सा माना, हमने देखा कि एल और सी दो को चेंज करने से तो बढ़िया हम एक ही को चेंज करें, तो हमने कौन सा केस माना कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, एल और सी को कांस्टेंट कर देंगे। इतना समझ में आया। उसने कहा दो पैरामीटर को चेंज करने से तो अच्छा है कि हम एक ही पैरामीटर को चेंज करें, तो हमने कौन सा चूज किया कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, एल और सी को क्या रखेंगे, फिक्स। इतना समझ में आया। तो देखो, अब उसने बताया अब तीन टर्म होती है यहाँ पे, एक टर्म होती है आर, एक होती है एल, एक होती है सी। तो सी में भी फ्रीक्वेंसी आती है बेटा 1/2 पाई न्यू सी, एल के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है 2 पाई न्यू एल, लेकिन रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है बेटा, नहीं आती। मतलब फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली किसको फर्क पड़ता है, इंडक्टर को और कैपेसिटर को। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा, तो देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है रेजिस्टेंस की, इससे क्या मतलब पता लग रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, तो रेजिस्टेंस की तो क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब पढ़ते बेटा इंडक्टिव की, तो कह रहा है इंडक्टिव में हमें पता है एक्सएल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर। अब ओमेगा एल मतलब 2 पाई न्यू एल, एक्सएल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई न्यू एल। तो इस केस में जब देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी और एक्सएल क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना एक्सएल बढ़ता चले जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे होता है बेटा हमारा, जो ओरिजिन से पास करता हुआ ये जाता है स्ट्रेट लाइन, तो ये यहां से पास करता हुआ हमारा ये क्या चला गया, हमारा एक्सएल का ग्राफ। ठीक है बेटा, थर्ड थर्ड केस जो आता है हमारा वो कौन सा आता है, कैपेसिटेंस वाला। अब जो हमारा कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, XC इज इक्वल, ये लिखा हुआ XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। तो इसमें देखो XC और F क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे हैं, इनवर्सली में हमारा कैसा ग्राफ बनता है, पैराबोला। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। ये हमारे सिंपल एक AC करंट हमने फ्लो करके दिखाया था। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, अब वो कह रहा है XL माइनस XC का निकालना है, तो कहता है जब XL माइनस XC का निकालेंगे तो क्या हो गया, नेट रिएक्टेंस। अब जब नेट रिएक्टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, वो भी कैसा होगा, हाइपरबोला ग्राफ यहाँ पे हमें शो करेगा। जैसे दो हाइपरबोला ग्राफ यहाँ शो हो रहे हैं बेटा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमारा हाइपरबोला आ गया XC का, और यही हमारा हाइपरबोला आ गया XL माइनस XC का। ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो डिफरेंस होगा इनके बीच का डिफरेंस दिखाया, ये XL था ना हमारा और ये हमारा XC था, तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया हमारा X। इसको एक्सप्लेन करने को आएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंस या वोल्टेज रेजोनेंस, तो आपको क्या करना है बेटा, पहले वो निकालना है, फिर उसका फेजर डायग्राम बनाना है और फिर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसमें ना दो चीजें पूछता है बेटा। पहली चीज बोलेगा सिलेक्टिविटी और बैंडविड्थ निकालो, तो बैंडविड्थ हमें पता है क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1, और पावर कैसे निकालते हैं, I स्क्वायर R।
तो आई की वैल्यू इसमें डाल देंगे, वहां से हमारी पावर निकल जाएगी। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, एक छोटी सी चीज और देखो, एक इसमें पूछता है क्वालिटी फैक्टर, मैंने पहले ही बता रखा है, एक चीज इसमें पूछेगा क्वालिटी फैक्टर। ये मैं शेयर भी कर दूंगा, एक बार ना ये जरूर पढ़ लेना सारे बच्चे, ठीक है? ओके सर। ये देखो नेक्स्ट चीज आती है क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा होगा 12th में, ये न्यूमेरिकल मैंने उस दिन ही बताया था। क्वालिटी फैक्टर क्या होता था, 1/r√L/C। तो ये आया कैसे, तो देखो वोल्टेज क्या होती है, आई एक्सएल, रिएक्टेंस के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर, तो रिएक्टिव पावर अपॉन में एक्टिव पावर, एक्सएल अपॉन में आर, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा एल अपॉन में आर, ओमेगा एल को कहते हैं रिएक्टेंस, इसको कहते हैं रिएक्टेंस। एक बार हमने सी के कंपेयर में लिया तो क्या हो गया, रिएक्टिव पावर अपॉन में एक्टिव पावर, अब एक्सी की टर्म में आ जाएगा तो आ गया 1 अपॉन में ओमेगा आर सी। अब क्वालिटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला निकल गया, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा ओमेगा आर एल बाई आर, सोल्व किया, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाता है क्वालिटी फैक्टर का। ये हमने 12th में पढ़ रखा है ना बेटा। मीटिंग सारे रीजॉइन करेंगे अभी 5 मिनट के लिए, ठीक है? मीटिंग सारे सर बच्चे, अटेंडेंस खाली अटेंडेंस का लिंक भी भेज रहा हूँ, मीटिंग सारे क्या करेंगे, एक बार शेयर करेंगे, ठीक है? दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी है बेटा सबने। देखो बेटा, पहले हमने पढ़ा, अच्छा ये बच्चा ही नहीं है। देखो बेटा, अब हमें पढ़ना था, फर्स्ट पार्ट क्या था, सीरीज रेजोनेंस, सेकंड है पैरेलल रेजोनेंस या फिर करंट रेजोनेंस, ठीक है? सेम चीजें पढ़नी है दोबारा। देखो अब हमने क्या किया, हमने पहले वाले में क्या किया था, हमारा आर एल और सी बेटा किस में लगा हुआ था, सीरीज में। अब हमने क्या किया, कॉइल को ये आर और एल सीरीज में लिए और R1 और C को किसमें कर दिया बेटा, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो R1 यहाँ पे क्या हो गया, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है? तो देखो अब हमने क्या किया, पहले I की वैल्यू निकाली किसके अक्रॉस, RL के अक्रॉस, क्यों, क्योंकि पैरेलल में करंट बेटा चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो करंट गया डिवाइड है उसको मान लिया RL करंट, यहाँ पे जो करंट गया उसको हमने मान लिया RC करंट, वोल्टेज क्या रहती है सेम, ठीक है? तो पहले हमने आई आर एल के अक्रॉस निकाला, तो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वी अपॉन में आई का, वी अपॉन में जेड, जेड क्या बन गया आर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस केस में खाली आर है और हमारा एल है, दो ही चीजें जाने थे। नेक्स्ट हमने वहां पे फेस का निकाल लिया, एक्सएल अपॉन में सेट, निकल गया। सिर्फ ये ध्यान रखना पैरेलल में कनेक्शन कैसे होगा, बस एक R1 हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा? नेक्स्ट देखो हमने फिर क्या किया, हमने फिर आरसी के अक्रॉस निकाला। अब आरसी में क्या था, रेजिस्टेंस था और कैपेसिटर था, इसमें इंडक्टर नहीं था, तो वी अपॉन में जेड निकल गया, साइन फाइव फेज निकाल लिया, दोनों का निकल गया, ठीक है? अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, सोल्व किया इक्वेशन। जब यहाँ से सोल्व करा तो ये हमारी इक्वेशन आएगी, ओमेगा आर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। हाँ,
ये हमारी इक्वेशन बन गई है बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इसको सोल्व किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन हमने क्या किया, इसको और फर्दर सोल्व किया, स्क्वायरिंग जो ब्रैकेट में स्क्वायर था ना इसको खोल दिया, खोल के यहाँ पे एलसीएम, इस तरफ एलसीएम ले लिया, इस तरफ सिंपल खोल दिया, इस तरफ खोलने के बाद एलसीएम ले लिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। इसमें से यहाँ से देखो जो कॉमन आ रहा था ना, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, यहाँ से एल कॉमन आ रहा था, इसमें से सी कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर दोबारा सोल्व किया इसको, तो यहाँ से हमने बेसिकली किया क्या बेटा, ओमेगा आर की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा आर की वैल्यू निकाली, ये निकल गई। अब हमें पता है रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 1/2 ओमेगा आर, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब वो कह रहा है अगर देखो इस क्या था यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस था आर, एक इंडक्टर था बेटा एल, आर और एल, और नीचे एक हमने पैरेलल में जब जोड़ा तो एक आर था और एक कैपेसिटर था, ये ऐसे कनेक्टेड थे, ये था हमारा सी, ये था हमारा आर वन। वो कहता है अगर मैं इस आर वन को 0 कर दूं तो ये आर एल सी सर्किट बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि R1 मेरा 0 है, तो ये तीनों किसमें हो गए, सीरीज में, तो उसने R1 की वैल्यू डाल दी 0। जैसे R1 की वैल्यू 0 की तो ये क्या हो गया, 1 माइनस सी आर स्क्वायर अपॉन में एल, एलसीएम लेके सोल्व किया। जैसे इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बेटा, ये क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारी दोबारा, रेजोनेंट इक्वेशन जो सीरीज में आई थी, मतलब पैरेलल के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, ये। इतना समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट, इसमें किसी को डाउट है नो तो सर। नेक्स्ट देखो, सिंपल इक्वेशन है मैथ्स की बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, आई और फेस आर की वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू निकाल दी सिंपल। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज आएगी बेटा वो क्या आएगा, जो उसमें आया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, करंट पैरेलल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ये पेपर में अगर आता है तो हमें फेजर डायग्राम के साथ ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि ये कैसे बनता है। तो देखो इसमें वो कहता है कि सस्पेक्टेंस के साथ अगर देखें तो इंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 में ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल, तो क्या हो गया, डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया देखो वो कहता है अगर मैं इंडक्टेंस सस्पेक्टेंस की बात करता हूँ तो क्या होता है, 1/2 पाई न्यू एल। तो यहाँ पे देखो बेटा ये फ्रीक्वेंसी और ये सस्पेक्टेंस क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी देखो सिंपल सी बात रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो स्ट्रेट लाइन आती है, कोई फर्क पड़ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फर्क पड़ रहा है तो सीधी लाइन आती है बेटा, और जहां पे भी इनवर्सली फर्क पड़ता है पैराबोला, हाइपर पैराबोला लाइन आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। सब कुछ सेम है, ये इंडक्टिव सर्किट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये एक्सएल माइनस एक्ससी आया बीच में, ये हाइपर पैराबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कैपेसिटेंस इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो सीधा आ गया, और ये हमारी रेजिस्टेंस आ गया। सिर्फ क्या फर्क आया बेटा, अगर दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो उस केस में आर तो हमारा दोनों केस में कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा, उस केस में एल सीरीज में हमारा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारा यहाँ पे एल आया था। पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा हो जाता है। वहां पे सिंपल वाले में कैपेसिटेंस हमारा क्या था बेटा, पैरेलल में, यहाँ पे हमारा कैपेसिटेंस किसमें, सॉरी किसमें था, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आ गया, डायरेक्टली। यहाँ पे अब इंडक्टर इनवर्सली आ जाएगा जो कि वहां क्या था, डायरेक्टली। फिर वही इसका क्वालिटी फैक्टर निकाल देंगे, आगे जाके क्वालिटी फैक्टर तो सेम जो पीछे आया था वही हो जाएगा। तो एक बार ना इन नोट्स के थ्रू गो थ्रू हो जाना, और आखिरी मैंने 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, सुन रहे हो, यस सर। यस तो सर। एक हाँ ये वही लास्ट क्वेश्चन जो था ना असाइनमेंट का, मैंने ये वही कराया है सीरीज रेजोनेंट वाला, तो एक बार अच्छे से ना इसको गो थ्रू जरूर कर लेना बेटा। ओके सर। ठीक है, मैंने आज तक जितना कराया उतना ही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अब किसी को कोई ओके डाउट सर। तो नहीं है पेपर को लेके, नो सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।